नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी नोटिस केस स्टडी के बारे में। यहां पे रिफंड को रिजेक्ट कर दिया गया है। आरएफडी 08 का नोटिस दिया गया है ऑफिसर के द्वारा। रिजेक्ट करने का जो रीज़न था वो ये था कि जो रिफंड है वो टाइम बार्ड के बाद, यानी 2 ईयर का जो टाइम लिमिट होती है रिफंड क्लेम करने की, उसके बाद फाइल किया गया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप 2 ईयर के टाइम लिमिट के अंदर भी जीएसटी रिफंड फाइल कर सकते हैं और 2 ईयर की टाइम लिमिट की कैलकुलेशन कैसे होती है। चलिए डिटेल में समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल हुई थी उसको इन्होंने रिजेक्ट करने के लिए RFD 08 इशू किया है। क्योंकि जब आप रिफंड फाइल करते हैं तो उसके बाद आपको एक RFD 08 मिलता है, जो कि यहाँ पे RFD 08 इशू किया गया है। ठीक है, और RFD 08 के अंदर ये बोलते हैं कि रिफंड का जो आपने रिफंड फाइल किया, ये रिफंड किस में फाइल किया गया, ITC एक्यूमुलेटेड ड्यूटी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड फाइल है। और इसमें ये 3 रीज़न लगा है, जिसमें से पहला वाला जो रीज़न है उसके अंदर ये बोलते हैं कि ये लग रहा है कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी है RFD 01 यानी रिफंड एप्लीकेशन, वो 2 साल के एक्सपायरी पीरियड के बाद फाइल करी है, इसलिए आपका रिफंड रिजेक्ट किया जा रहा है। बाकी दो जो क्वेरी लगाई है वो स्टेटमेंट और अंडरटेकिंग का है, ये तो दे ही देंगे, लेकिन जो एक्सपायरी पीरियड का लगाया है उसका कैसे यहाँ पे रिप्लाई देना होगा और किस प्रकार से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आप 2 साल वाली टाइम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और कैसे किस हिसाब से आप जजमेंट देंगे, चलिए बताऊंगा। आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये RFD 08 का नोटिस इस तरह से डिजिटली आएगा। उसके बाद ऑफिसर इसमें जो क्वेरी लगाएगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा भाई क्या क्या क्वेरी लगाई है। तो बोलता है इस क्वेरी की वजह से आपका रिफंड क्यों रिजेक्ट ना किया जाए, आप बताओ क्या रीज़न है। तो इन्होंने ये क्वेरी लगाया जहाँ बोलते हैं कि इतने का अमाउंट जो है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको कि कैसे आप 2 ईयर का एक्सपायरी पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही साधारण शब्दों में और आसान शब्दों में समझाऊंगा। सबसे पहले हम टाइम लिमिट को समझते हैं। जीएसटी रिफंड में टाइम लिमिट क्या होती है। सो दोस्तों, सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी रिफंड के अंदर टाइम लिमिट को बताया गया है। यहाँ पे बोलते हैं कि एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड of any tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him, make an application before the expiry of 2 years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed। यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन रिफंड फाइल कर सकता है किसी भी इंटरेस्ट का जो उसने पे किया है, या टैक्स का जो उसने पे किया है, या कोई भी अदर अमाउंट जो उसने पे किया है, उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन उसको एप्लीकेशन 2 साल के एक्सपायर होने से पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर, रिलेवेंट डेट से 2 साल पहले फाइल करना पड़ेगा, है ना। विद इन द 2 ईयर उसे रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। अगर 2 ईयर का जो टाइम पीरियड है एक्सपायर हो जाता है तो वो रिफंड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और वो रिफंड इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोलते हैं रिलेवेंट डेट। अब इन्होंने जो नोटिस दिया, नोटिस में बस इसी पॉइंट को समझ के दे दिया कि भाई सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 के अंदर ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन रिफंड अगर उसका बनता है तो 2 ईयर के एक्सपायरी पीरियड के अंदर अगर फाइल करेगा तो मिल जाएगा। लेकिन वो रिलेवेंट डेट बोलते हैं, और रिलेवेंट की डेट की जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग तरीके से है। ठीक है, रिलेवेंट डेट की बारे में जो बताया है कि रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन कैसे करनी है या डेफिनेशन, वो आप एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देख सकते हो सेक्शन 54 ऑफ द CGST एक्ट का। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन बताइए कि कैसे करनी होगी आपको। तो चलिए समझते हैं कि रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन अलग अलग सिनेरियोज के अंदर अलग अलग तरीके से की जाती है। यहाँ मैंने आपको आसान शब्दों में लिख दिया है रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो यहाँ बोलते हैं कि रिलेवेंट डेट जो होगा वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है विद पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर इससे रिलेटेड कोई रिफंड है तो उस केस में रिलेवेंट डेट उस डेट से होगा जब गुड्स एक्सपोर्ट किया गया आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, रिफंड अगर बनता है, ये रिफंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का है विद पेमेंट ऑफ टैक्स में। रिफंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का है, तो उस केस में रिलेवेंट डेट होगा उस डेट पे जिस डेट को गुड्स एक्सपोर्ट हुआ आउट ऑफ इंडिया, जैसे ऊपर बताया गया है। ठीक है, अगर रिफंड हो रहा है सर्विस का तो यहाँ पे रिलेवेंट डेट 2 तरीके से होगी। जब पेमेंट सर्विस की रिसीव हुई कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, यानी इंडियन रुपीज़ के अंदर, तब वो रिलेवेंट डेट मानी जाएगी। यदि पेमेंट बाद में रिसीव होती है तो जिस डेट को रिसिप्ट होगी वो यहाँ पे रिलेवेंट डेट मानी जाएगी। ठीक है, रिफंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का होता है तो। ठीक है, दूसरा, अगर रिफंड
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बन रहा है एक्यूमुलेटेड आईटीसी का, तो रिलेवेंट डेट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर का रिफंड आप क्लेम कर रहे हो, जिस ईयर में रिफंड बना, उस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस डेट से रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन होगी। जैसे कि अगर 22-23 की अगर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जो 23 होगा यानी 31 मार्च 23 से रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन होगी, 2 साल की टाइम लिमिट को कैलकुलेट किया जाएगा। यानी 31 मार्च 23 से लेके 31 मार्च 24 तक 1 साल, 31 मार्च 25 तक 2 साल का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरे केस में एप्लीकेबल होता है वो यही वाला होता है, क्योंकि ये जो रिफ़ंड फाइल हुआ है वो कब से कब तक का हुआ है बता देता हूँ आपको। ये रिफ़ंड जो फाइल हुआ है वो ये देखिए नवंबर 22 से मार्च 23 तक का फाइल हुआ है। तो ये नवंबर 22 से ले रहे, बेस ईयर पहले साल को ले लिया नवंबर 22 को, तो 2 साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो नवंबर 24 में 2 साल क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो ऑफिसर ने क्या देखा कि भाई इसका तो 2 साल क्रॉस हो गया, तो ये लग रहा है कि भाई ये जो एप्लीकेशन फाइल हुई है वो 2 साल के बाद हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होगा उस डेट से रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन होगी। तो फाइनेंशियल ईयर क्या कब खत्म हो रहा है, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर मार्च 23 में खत्म हो रहा है, तो मार्च 23 एंड है, तो उससे 2 साल की कैलकुलेशन होगी, यानी मार्च 25 तक रिफंड एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। देख सकते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोला है, तो मार्च 25 तक कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब रिफंड फाइल कर सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर रिफंड बनता है कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल या डिसीजन का, तो डेट ऑफ जिस डेट से ऑर्डर हुआ है, जिस डेट को ऑर्डर हुआ उस डेट से ही यहाँ पे रिलेवेंट डेट मानी जाएगी। एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो जिस डेट को टैक्स की पेमेंट हुई वो डेट रिलेवेंट डेट मानी जाएगी। आईटीसी का रिफंड बनता है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, मतलब एक्सपोर्ट के केस में अगर आईटीसी का रिफंड बनता है तो उस केस में भी एंड ऑफ द टैक्स पीरियड ऑन विच रिफंड क्लेम इज अराइजेस। तो यहाँ बोलते हैं कि जिस पीरियड के अंदर रिफंड क्लेम किया आपने उस पीरियड का जो एंड होगा उस डेट से यहाँ पे रिलेवेंट डेट की कैलकुलेशन होगी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस के अंदर। ठीक है, तो सो बेसिकली मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो रिलेवेंट डेट जो होगी वो फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होगा उस डेट से कैलकुलेशन होगी। तो मैंने आपको बताया कि नवंबर 22 से लेके मार्च 23 के बीच मैंने रिफंड फाइल किया है, तो ये जो बेस ईयर होगा वो मार्च 23 होगा, मार्च 23 से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, तो 31 मार्च 25 तक इसका रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। अगर आपका इस तरह से रिफंड आए तो आपको भी ये समझना है कि भाई रिलेवेंट डेट से ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, रिफंड के केस में, और रिलेवेंट डेट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपको हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी है जीएसटी रिफंड के नोटिस के रिप्लाई के लिए तो वो भी ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रिफंड के लिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।